नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। बदायूं के दोहरे हत्याकांड में बड़ी प्रगति। पुलिस कार्यवाही के दबाव में जनपद बरेली के बारादरी थाने के सैटेलाइट चौकी पर आरोपी साजिद का भाई जावेद गिरफ्तार, आत्मसमर्पण किया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा और कई अन्य दलों को बड़ी चोट पहुंचाई। कई नेता अपने अपने दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे निष्क्रिय किए गए पार्टी खातों और अन्य लोकसभा संबंधित मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। बदायूं के दोहरे हत्याकांड में बड़ी प्रगति हुई है। आरोपी साजिद का भाई, जो हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद है, पुलिस कार्यवाही के दबाव में जनपद बरेली के बारादरी थाने के सैटेलाइट चौकी पर आत्मसमर्पण किया तथा इसके विषय में आरोपी के द्वारा अपना एक वीडियो भी वायरल किया गया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तेरी भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं जावेद घटना के बाद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। देर रात सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। जनपदीय पुलिस के द्वारा उसे बदायूं लाकर घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। अग्रिम तथ्यों के अवगत कराया जाएगा। बदायूं मामले पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी का बयान देखिए। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद दंतेवाड़ा से किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप बुधवार को विधानसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा पहुंचते ही सबसे पहले माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्री और सांसद प्रत्याशी समेत सभा स्थल पर पहुंच कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। सभा स्थल में 370 कांग्रेसी और सीपीआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर तथा क्षेत्रीय मंडल व बूथ सेक्टर को मजबूत बनाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद व कोरबा लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने तानाखार विधानसभा के वनांचल क्षेत्र का सघन दौरा किया। पाली तानाखार विधानसभा में युवा कांग्रेस समेत कांग्रेस नेता समेत सरपंच एवं जनपद सदस्यों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। सरोज पांडे ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
प्रभावित होकर बीजेपी में प्रवेश किए हैं। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई है। आज का ये दौरा सांगठनिक था और इसमें पौड़ी मंडल की बैठक में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और बूथ अध्यक्षों से हम लोगों ने मिलकर चुनाव की आगे की रणनीति तय करी है। और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई देता है वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी हो रही है। और हमारे मोदी जी का 400 पार का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो नारा यहाँ पर पूरा होगा। कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहाँ, इसके पहले चोटिया मंडल में भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने किया और इसके पूर्व में भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लगातार पाली थाना खार विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि एक इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा और कई अन्य दलों को बड़ी चोट पहुंचाई। अमरीश कठियार अपना दल से सोनेलाल, वीरेंद्र कठियार, नीलेश कन्नौजिया और कई अन्य नेता अपने अपने दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर सुनील दिवाकर उनके सहयोगियों के साथ पूर्व AIMIM से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रंगलाल दिवाकर, BL वर्मा, पाती राम दिवाकर, रामावतार दिवाकर, बारेलाल दिवाकर, मुकेश दिवाकर, रामविलास दिवाकर, शंकर सिंह खटीक, अजय कुमार और कई अन्य नेता भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। सच्चाई ये है कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा। और ये बात हम लोग यूं ही नहीं कह रहे हैं। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटे तभी देश बचे। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने तक के लिए भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों करना पड़ेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। अगर बूथ की रक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आखिरी ली। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए में, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए, कोई कंपनी। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन 4 जून के बाद किसानों को उनका हक देगा। MSP लागू कर उनका हक दिया जाएगा। मतदान के साथ ही हम सावधान भी रहेंगे। अगर भाजपा हारती है तो संविधान बचेगा, अगर भाजपा हारती है तो नौकरी मिलेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हरा खिलाफ वोट देना चाहते हैं, भाजपा की सरकार से मुक्ति चाहते हैं। ऐसे में लोकदल, किसान, अखिलेश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के संसदीय प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं, आपको वादा करते हैं कि आप हर सीट पर भले ही नकली लोकदल से आ गया हो, चौधरी चरण सिंह के असली लोकदल, चौधरी चरण सिंह की नीति, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत, चौधरी चरण सिंह की पार्टी आपके साथ है। और पूरा पश्चिम नहीं, जहां जहां लोकदल का जरूरत है, लोकदल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, एक जमाना था जब अखिलेश जी, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे पिताजी राजेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश में लोकदल के नेता होते थे,
राजेंद्र चौधरी साहब जानते हैं, नरेंद्र उत्तम जी जानते हैं कि वो जमाने में इस प्रदेश में लोकदल और बहुत बड़ी ताकत नेताजी होते थे। वो ताकत बोलेगा और आज 2024 नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे, निष्क्रिय किए गए पार्टी खातों और अन्य लोकसभा संबंधित मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर पर प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेता सोनिया और राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने बैंक खातों को जमा करने का आरोप लगाया। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। सच है ना? सेटल हो जाए। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनके सभी बैंक खाते जमे हुए हैं और पैसे की कमी के कारण कोई भी चुनावी काम नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 90 के दशक और 6-7 साल पुराने नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिससे 14 लाख रुपए की जमा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए।
ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। You for coming here this morning. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. Look, please understand, this is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There is no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? 19 मार्च को दरोगा पारा रायगढ़ में रहने वाले अरविंद कुमार कुंड ने थाना कोतवाली में ऑनलाइन ठगी के संबंध में आवेदन दिया था, जिसके अनुसार दिनांक 16 मार्च 2024 को अरविंद कुंडू के मोबाइल पर अज्ञात कॉलर कॉल कर अपना नाम श्रुतिका रवीश और स्वयं को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बोला कि अरविंद कुमार कुंडू के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके एक पार्सल मुंबई से ताइवान भेजी जा रही है, जिसमें पासपोर्ट, बैंक क्रेडिट कार्ड, कपड़ा, एक लैपटॉप तथा 200 ग्राम संदिग्ध वस्तु है। कॉलर ने आगे बताया कि यदि यह आपके द्वारा नहीं भेजी जा रही है तो इसकी सूचना तुरंत मुंबई पुलिस को दी जानी चाहिए थी। इसके कुछ ही समय बाद फिर 2 नए नंबर से अज्ञात व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल किया, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप डीपी में मुंबई क्राइम ब्रांच का फोटो और लोगो लगाए हुए थे, जो अरविंद कुमार कुंडू क्रिमिनल गतिविधि का केस बनाने की बात कहकर काफ़ी डराया धमकाया, जिससे अरविंद कुमार कुंडू ने अपने बैंक खाते HDFC से 8,51,097 और ICICI बैंक से 3,85,144 रुपये के RTGS माध्यम से अज्ञात कॉलर को भेजा। पीड़ित अरविंद कुमार कुंडू के बैंक डिटेल से
12,36,241 रुपये की ठगी का आभास होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचा, जिससे साइबर सेल भेजा गया। साइबर सेल द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस करके पीड़ित के 5 लाख रुपए होल्ड कराया गया तथा पीड़ित के आवेदन पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी पर धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज रायगढ़ में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रार्थी को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ ऐसा करके कॉल किया गया था और उसके पास से कि आपका सामान कुछ कस्टम में फंसा हुआ है और जिसमें ड्रग्स है, इसी नाम पे उसको डराया गया और उससे लगभग 12,36,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया गया। प्रार्थी के द्वारा बाद में एहसास होने पर कि ये ठग हो सकता है, पुलिस के पास आए। पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई की। कार्रवाई में 5 लाख रुपए होल्ड करा लिया गया है। ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें प्रार्थी को कोई क्राइम ब्रांच या पुलिस है ऐसा करके कॉल किया जाता है, डराया जाता है और उससे पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे में हमारे सभी जिले वासियों से अपील है कि ऐसा कोई भी कॉल कहीं से भी आए, जैसे इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ करके कॉल आया था, ऐसा कोई भी कॉल कहीं से भी आए, आप तत्काल लोकल थाना जाए और लोकल थाने को ऐसे कॉल के बारे में इन्फॉर्म करें। ऐसे कॉल ज़्यादातर ठगी के संबंध में होते हैं जिसमें प्रार्थी को डरा के पैसा ठग लिया जाता है। तत्काल पुलिस के पास आने पे आप ऐसी ठगी से बच सकते हैं। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि ऐसा कुछ भी कॉल आपके पास आए, आप तत्काल स्थानीय थाने में संपर्क करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की अगुवाई वाली खंडपाठ आज सुबह मामले की सुनवाई हुई। एक्साइज मामले में ईडी अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, यह साफ है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है बल्कि भाजपा का एक राजनीतिक हथियार है। ईडी अरविंद केजरीवाल को जांच में भागीदारी के लिए बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। भाजपा चाहती है कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम राजनीति में एक कहावत है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसे ही केंद्र की सत्ता मिलती है, यानी केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष का दावा है कि वह यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे, जबकि विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष का यहां से सफाया हो जाएगा। हालांकि विपक्ष के इन दावों के बीच विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है और समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस समेत कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसे नेता जनता के लिए नहीं बल्कि स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि उसने दलगत राजनीति से
हटकर विकास किया है। यही कारण है कि लोग भाजपा में आस्था व्यक्त कर उससे जुड़ रहे हैं। ऐसी कई बातें बीजेपी एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने हॉर्नबिल टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से खास बातचीत में कही। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, माना जा रहा है कि अब विपक्ष भी मान चुका है कि अब भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के हों, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। इसके पीछे की वजह क्या है, हम बात करेंगे लालजी प्रसाद निर्मल जी से, जो भाजपा के एमएलसी हैं, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से जो बड़े नेता हैं, चाहे वो संगीता आजाद की बात करें, बसपा की जो सांसद थी, या फिर जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, या फिर कांग्रेस के, सभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम। क्या लगता है 2024 या 2047 जो विकसित भारत संकल्प रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कोई विकल्प नहीं है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से भाजपा में हो चुका है और यह संदेश पूरे देश में जा चुका है कि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है और प्रतिपक्ष अपनी जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टियों के लोग आने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और तमाम लोग आ रहे हैं। अभी कल ही संगीता आज़ाद जी, बीएसपी की सांसद, और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी और भी कई लोगों ने ज्वाइनिंग की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना कार्य किया है। हमारी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वह गांव-गांव में गई। पहली बार हुआ कि पूरे देश के सभी गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा गई और वहां ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क हुआ, योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली गई। जिनको योजनाओं का लाभ मिला है वे सब इकट्ठे हुए, जिनको नहीं भी मिल पाया है किन्हीं कारणों से उनके फॉर्म भरे गए। तो इस प्रकार से एक बड़ा माहौल सा बन गया है, यानी समाज का अंतिम पायदान। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।